किस विधानसभा से लड़ना है? नहीं, भी चुनाव लड़ूंगा तो वो तो तय है, कोचाधामन से ही लड़ूंगा। मुझे बहुत सब पार्टी से बहुत जगह का कि इन्होंने कहा कि आमोर से लड़ लीजिए, इस किशनगंज से लड़ लीजिए, पार्टियों की तरफ से बहादुरगंज से लड़ लिए, नहीं बहुत सारी पार्टियों का, गठबंधन के तरफ से भी, MIM के तरफ से भी और दूसरे पार्टियों के तरफ से भी, उसके अलावा भी। अब कोचाधामन में अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आप जैसे कि आपने कहा, तो चाहे किसी भी पार्टी हो या फिर सिंगल हो, या अभी तय कुछ हुआ है ऐसा? कोई कुछ बोलता है कि आपको कि आप इंडिपेंडेंस आ जाइए? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि आपने NDA का साथ छोड़ा, JDU का साथ छोड़े, हम लोग यही चाहते थे। हम लोग हमेशा 2020 में भी आप जितना काम किए वोट देना चाहते थे, आखिरी टाइम में मजबूर होकर के वोट नहीं दिए, लोकसभा में भी। और आपसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, NDA छोड़ के जैसे भी आइएगा, हम लोग साथ हैं। जनता का साथ होना चाहिए, जनता साथ है, सामने कोई भी महारथी हो, जनता अगर उसको चाहेगी तो उसको भी धूल चटा देगी। क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो अभी काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, पुल को लेकर के, निसंद्रासुरा पुल को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? कहाँ होना चाहिए इसको? नहीं, सूफिया कुरैशी को जो है आतंकवादियों की बहन कहा, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये मोदी जी के पर ही सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करके, वो वन मंत्री है तो वो जानवरों के साथ वन में, जंगल में उनको भेज देना चाहिए। ये जो NDA सरकार द्वारा जो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये जो वक्फ कानून लाया गया है मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमान जो है, पसमानदा मुसलमान और वक्फ की संपत्ति को लूट खसोट से बचाने के लिए, लेकिन जो एक गजट नोटिफिकेशन आया है उसको आप देखेंगे तो ये इसमें पूरा इंतजाम है कि वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करो, तहस नहस करो। नए कानून में है कि बेलेबल सेक्शन में केस होगा, तो इसका मतलब मुतवल्ली है जो वक्फ की संपत्ति को लूटे, खुर्द बुर्द करे, बेच दे, तो उसको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आप बताइए, ये वक्फ को बचाने की संपत्ति है कि लूटने की संपत्ति? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आपके DB लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब। इनसे हम आज कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे, और कुछ करंट मुद्दे हैं जो हाल फिलहाल जो घटना घर में घटी है, और बाकी कुछ और भी मुद्दे हैं राजनीति से जुड़ी हुई। आप हमारे साथ बने रहें अंत तक, ये बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू होने वाली है। हालांकि ये छोटी ही इंटरव्यू सोचेंगे कि मतलब ही हो जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस गनी साहब, और जो आपके साथ चल रहे हबीबी बाबू का। आप इंडिपेंडेंस हैं अभी सर, बिल्कुल आज़ाद एक तौर पर कहा जाए तो। आपकी राजनीतिक जीवन क्या इससे पहले इस तरह से आज़ादी से घूमे थे अपनी राजनीतिक जीवन में, या फिर आप पहली बार ऐसा मौका मिला है जब आप इस तरह से घूम रहे हैं इंडिपेंडेंस? मैं पिछले 15 सालों से एक पार्टी से जुड़ा हुआ था, पार्टी से बंधा हुआ था, लेकिन पहली बार मैं लगभग पिछले अब 1 महीने होने जा रहा है, 18 तारीख को 19 को रिज़ाइन किए थे कि एज एन इंडिपेंडेंट आज़ाद तौर पर घूम रहे हैं और अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। बहुत रिलैक्स? जी। कैसा रिलैक्स, अगर कुछ बताना चाहे तो उस हिसाब से? नहीं, अब कोई पार्टी का कोई टेंशन नहीं है। अब इससे पहले होता था कि हम लोग हमेशा जनता के लिए समर्पित रहते, विकास को भी साथ में लेकर चलना पड़ा। विकास के जितने काम अपने कार्यकाल में उसके बाद जो किए तो सब ऐतिहासिक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस पार्टी से आप लेकिन पार्टी द्वारा कभी पूर्व में भी CA NRC के टाइम में CA बिल का समर्थन करना, उसका नुकसान उठाना पड़ा। और फिर अभी पिछले दिनों जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ और उसमें JDU पार्टी भी उसको समर्थन की, और उसके वजह से जो है हम लोग जो है पार्टी में अपनी आवाज़ बुलंद किए, और सारे लोग थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए। जब बात नहीं बनी तो अंततः पार्टी छोड़ दिए, और अब जो है एक उद्देश्य के लिए मैं पार्टी
को छोड़ा हूँ, पार्टी का त्याग किया हूँ, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि कल 15 तारीख है, कल डेट है। इससे पहले 3 डेट में मैं खुद 15 तारीख हो गया सर, 12 बज गया जी 15 तारीख को 2 बजे दिन में, अभी तो रात है जी तो कल सुनवाई है। तो वकील जो हमारे शाहिद अनवर साहब हैं, उनसे आज मॉर्निंग में बात हुई। तो क्योंकि इससे पहले जो 3 जजों का जो बेंच था, जिसको चीफ जस्टिस संजीव खन्ना लीड कर रहे थे, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के.बी. विश्वनाथन, लेकिन संजीव खन्ना जी 13 मई को रिटायर कर गए। आज 14 मई को जस्टिस B.R. गवई, देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में राष्ट्रपति से जो है शपथ ग्रहण कर जो है अपना पद एज्यूम किए। तो कल उनका जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जो रिट पिटीशन दाखिल हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसके में पहली सुनवाई है। तो वकील साहब का कहना है कि तो इसलिए नहीं लगता है कि जो है पहले ही डेट में वो कोई नतीजे पर पहुंचेंगे या कोई फैसला नहीं, तो इसलिए इस डेट को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डेट में जब भी होगा या फिर कल क्या होता है तो अपडेट करते हैं। लेकिन अगर वकील साहब अगर बोलते तो मैं फिर अभी दिल्ली में होता, क्योंकि इससे पहले 3 डेट पड़ा है, तीनों दिन मैं कोर्ट नंबर 1 में जो है मौजूद रहा हूँ। अच्छा, तो अभी तो खैर जो फैसला आएगा या फिर जो भी होगा वो तो खैर बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी हम ये सर जानना चाहेंगे कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, अभी वो पार्टी आप छोड़ चुके हैं, तो क्या लगता है आपका जो निर्णय है वो निर्णय सही है या गलत है? आपको क्या लगता है अभी, क्योंकि कुछ दिन आप बिना पार्टी के हैं कुछ दिन से, तो आपको महसूस हो रहा है अंदर अंदर कि मैं सही किया हूँ या गलत किया हूँ? नहीं, बिल्कुल मैं अपने फैसले पर कायम हूँ और जो भी फैसला था सही फैसला था। जनता ही, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता ही मालिक होता है। जब जनता ही खुश नहीं तो फिर राजनीति करने का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ पद पे बने रहना, सत्ता में बने रहना, जो पार्टी पावर में है उनके साथ बने रहना, तो ये तो कोई औचित्य नहीं बनता है। और मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि कुछ नया करने के लिए, समाज में अंतिम पंक्ति तक जो खड़ा व्यक्ति है उसकी उम्मीदों पर भी खड़ा उतरने की कोशिश करता हूँ। ये पिछले पर्दे सालों में मैं ये कर रहा हूँ, अपने आप को तकलीफ में रह के जो है आज भी जो है कम से कम 15 से 16 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ। बाकी 7-8 घंटे में जो है सारा काम निपटाते हैं। आज भी जब से पार्टी छोड़ रहा हूँ, कुछ दिन जो है दिल्ली, अलीगढ़ चले गए AMU मामले में, नहीं तो हर दिन मैं समझता हूँ 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, एक आदमी से मिल रहा हूँ। अभी जितना चौक चौराहा हाट बाजार है 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा चले गाँव की ओर। चले गांव की ओर जी, गांव में जा कर के जो है चौपाल लगाएंगे हम लोग हर गांव में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ी जाति हो। सर ये तो आप ठीक है, ये आप जाते हैं और शुरू से आप लगाएंगे। और फिर जितने भी बड़े बड़े चौक चौराहे में जा कर के लोगों को अवेयर करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में। ये जो NDA सरकार द्वारा जो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये जो वक्फ कानून लाया गया है मुसलमानों के हित में है, गरीब मुसलमान जो है पसमानदा मुसलमान और वक्फ की संपत्ति को लूट खसोट से बचाने के लिए। लेकिन जो एक्ट गजट नोटिफिकेशन आया है उसको आप देखेंगे तो ये इसमें पूरा इंतजाम है कि वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करो, तहस नहस करो। आप देख लीजिए
वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो लिमिटेशन एक्ट को लाया गया, मतलब कोई भी वक्फ की ज़मीन पर 12 साल तक किसी का अवैध कब्जा रहेगा तो आप उसको खाली नहीं करना चाहिए। सरकार की अगर नीयत सही रहती तो वक्फ संपत्ति को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर देते, जिसको बिना किसी कोर्ट के नोटिस के कोई भी कब्जाधारी है उससे वो आपको मुक्त किया जा सकता था। आप जो है जितना वक्फ बाई यूजर्स है 4,20,000 संपत्तियां हैं, आज से 500 साल 400 साल 300 साल पहले न कोई रजिस्ट्रेशन का कोई स्कोप नहीं था। संपत्तियां बिहार में कि पूरे ऑल ओवर पूरे इंडिया में 4,20,000 वक्फ बाई यूजर्स, और उसका कोई पहले जो प्रोफेट मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में वक्फ का कंसेप्ट तब से आया, तो उस वक्त मुंह से बोल दिए कि ये संपत्ति वक्फ कर दिए, इससे इस इलाके के गरीब जो मुसलमान हैं उनके तालीम के लिए, उसके जो है परवरिश के लिए, तो उसका तो आप कोई डीड खोजेंगे तो नहीं ना मिलेगा। तो वक्फ बाई यूजर्स में 500 साल पहले न कोई रजिस्ट्री होता था। इसमें इस एक्ट में प्रोविज़न है कि बिल पास होने के बाद 6 महीने के अंदर जितने वक्फ प्रॉपर्टी है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक वामसी पोर्टल है उसमें अपलोड करना पड़ेगा। जब उस पोर्टल पर जाएंगे तो उसमें आपको मांगेगा कि रजिस्टर्ड डीड, तो वैसा कोई रजिस्टर्ड डीड मिलेगा नहीं। वो 4,20,000 संपत्तियां वो जो है वक्फ नहीं रह पाएंगी। और उसके बाद जो है ये कह रहे कि वक्फ की संपत्ति को पहले अगर कोई मुतवल्ली अगर गड़बड़ी करता था, वक्फ की संपत्ति को लूटता था, तो पहले के कानून में था कि उस पर नॉन बेलेबल सेक्शन में केस दर्ज होगा, उस पर कार्रवाई होगी। नए कानून में है कि बेलेबल सेक्शन में केस होगा। तो इसका मतलब मुतवल्ली है जो वक्फ की संपत्ति को लूटे, खुर्द बुर्द करे, बेच दे, तो उसको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आप बताइए ये वक्फ को बचाने की संपत्ति है कि लूटने की संपत्ति? जी, तो बहुत नुकसान है, ये तो तय बात है और लोग भी जानते हैं और आप भी इसके खिलाफ कड़ी आवाज़ उठाते हैं। तो ये सब चीज़ ये लोगों को अभी हम लोग सभा करेंगे, जागरूक करेंगे कि लोग, कुछ लोग ये लोग फैलाए हुए हैं जो लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। उसी तरह एंशिएंट मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत जामे मस्जिद, देश की बहुत सारी धरोहर है जिनको उनके महत्व को उसको संरक्षित रखने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के हमारा क्या कि उसका जो असली स्वरूप मेंटेन रहे। आप जो है इस एक्ट में कर दिए हैं कि जो संपत्ति उसमें आएगी वो जो है वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। तो किसी भी हिसाब से ये जो कानून है, ये जो वक्फ की संपत्ति को खुर्द बुर्द, लूट खसोट, बर्बाद करने का कानून, और जो ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसमें गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान को ये होगा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। एक भी इसमें क्लाउज बता दीजिए। ऊपर से आप एक अलग से जो है क्लाउज जोड़ दिए कि इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम कम से कम होगा, जबकि आप वक्फ जबकि प्योरली इस्लामिक कंसेप्ट है, किसी मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम नहीं हो सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में या वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम फिर क्यों होगा? बहुत सारी खामियां सर उसमें, सही बात है। अब ये जानना चाहेंगे सर कि आप जब जनसभा करेंगे गांव-गांव जा करके, तो आप अकेले रहेंगे या फिर और भी जो लोग हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा? नहीं, जो जैसे पार्टियां हुआ, मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो दीगर पार्टियां हो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा इस? नहीं, मैं अपने लोगों से जो भी, चाहे वो हमारे साथ बहुत सारे हिंदू भाई भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे और सारे लोग रहेंगे, सबको ले जा करके हम लोग जो चौक चौराहे, हाट बाज़ार में सभा के जरिए लोगों को बताने का काम करेंगे कि ये वक्फ कानून से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। ठीक है सर, वो तो खैर वक्फ के बारे में बात करेंगे ही, लेकिन आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, तो आपसे तो खैर ये सवाल बनता ही है कि चुनाव है आने वाले समय में इसी साल, तो चुनाव तो खैर क्या सर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव? वो जनता तय करेगी, जनता मालिक है। जनता का अगर ये होगा कि चुनाव लड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे लड़ना है,
किस विधानसभा से लड़ना है? नहीं, भी चुनाव लड़ूंगा तो वो तो तय है, कोचाधामन से ही लड़ूंगा। ये बोल रहा है। ठीक, मुझे बहुत सब पार्टी से बहुत जगह का कि इन्होंने कहा कि आमोर से लड़ लीजिए, इससे लड़ लीजिए, किशनगंज से लड़ लीजिए, पार्टियों की तरफ से बहादुरगंज से लड़ लिए, नहीं बहुत सारी पार्टियों का, अच्छा। गठबंधन के तरफ से भी, MIM के तरफ से भी और दूसरे पार्टियों के तरफ से, उसके अलावा भी। अब कोचाधामन में अगर आप चुनाव लड़ेंगे, आप जैसे कि आपने कहा, तो चाहे किसी भी पार्टी हो या फिर सिंगल हो, या अभी कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, अभी कुछ तय नहीं हुआ, अभी मैं घूम रहा हूँ और 2 दिन लगेगा तो अपने 30 पंचायतों में जितने चौक चौराहा हाट बाजार है उसके सभी लोगों से मैं एक एक करके मिल लूँगा। कल जो है आपका सराय का प्रोग्राम है, सराय हाट, झांगीदिघी हाट, बड़ीजान हाट, काशीबारी हाट, और फिर वक्त मिलेगा तो रहमतपारा भी कल टेकअप करेंगे। फिर बच जाएगा कजलामनी और जो है मोधो, बाकी सारे जगह सारे हो गए। फिर उसके बाद तब हम लोग प्रोग्राम करेंगे, गांव चलें गांव की ओर, और उसमें दिन भर गांव में अलग अलग चौपाल लगा के फिर जो है जो लोगों से बात नहीं, लोगों से बात करेंगे, लोगों की जो समस्या है, सिर्फ वक्फ से ही नहीं, उस पर भी बात होगी। जो समस्याएं हैं, जो गांव में लोग हैं, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, कोई भी समस्याएं हैं उनकी को सुनेंगे और उसके हल के लिए जो भी मुझसे हो जाएगा, हो पाएगा, उसके लिए प्रयास करूंगा। और फिर उसी दिन उसके अगल बगल में जो बड़ा हाट बाजार होगा उस पर हम लोग जो है एक जागरूकता शिविर कहिए या सभा कहिए का हम लोग आयोजन कर लोगों को सही जानकारी देंगे। उसके बाद फिर जो है आखिरी वक्त में फिर हम लोग एक एक गांव का जो है पद यात्रा करेंगे। सर, आप जब जदयू में थे तो जदयू में आप पर जो जदयू के विरोधी लोग थे वो आप पर कटाक्ष करते थे, सीधे नाम लेकर के, पार्टी का नाम लेकर के, आपका नाम लेकर के। लेकिन आप जदयू में नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंस से आज़ाद हैं, तो जितने भी पार्टी के नेता हैं या फिर सपोर्टर हैं, आपके खिलाफ कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है। सब यही इंतजार में है कि मार्शल साहब जाते हैं, जाते हैं किधर। वो लोग भी आप ये चीज़ सोच रहे हैं, और जो आपके सपोर्टर हैं ये भी आपसे पूछ रहे हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, कि आखिर मार्शल साहब किधर जा रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा कुछ तो निर्णय चारों तरफ से, जनता की जो राय होगी, तो चारों तरफ आप जब जाते हैं तो जनता के तो कुछ तो राय होती होगी। मिली राय है, मिली जुली राय है। कोई कुछ बोलता है कि आपको कि आप इंडिपेंडेंस आ जाइए? ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आपने NDA का साथ छोड़ा, JDU का साथ छोड़े, हम लोग यही चाहते थे। हम लोग हमेशा 2020 में भी आप जितना काम किए वोट देना चाहते थे, आखिरी टाइम में मजबूर होकर के वोट नहीं दिए, लोकसभा में भी। और आपसे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, NDA छोड़ के जैसे भी आइएगा, हम लोग साथ हैं। आप नहीं होता कोई भी मेरे साथ, आप भी घूमिएगा एक दिन घूम के, तो आपको ऐसा होगा मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल यही कह रहा है कि आप कोई भी पार्टी चुनना, मैं जनता हूँ, मैं आपको किसी पार्टी का टिकट नहीं दिला सकता हूँ, तो ये तय आपको करना है। अगर आप निर्दलीय आए तो भी वो तो मेजॉरिटी राय होगा तो फिर वो भी ऑप्शन चुना जाएगा। लेकिन फिर भी फैसला तो आप तो करेंगे ही सर, तय बात है, चाहे निर्दलीय ही सही। अनाउंस तो आप करेंगे ना कभी कभी, लेकिन क्या है कुछ लेट हो रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि लेट हो रहा है, कब करेंगे? लेट मेरे हिसाब से लेट नहीं हुआ। मैं तो पहले ही दिन रिजाइन जिस दिन किया था 19 अप्रैल, तो आप फिर मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए कि अभी फ़िलहाल मैं किसी भी पार्टी में नहीं जुड़ने जा रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग जो है जनता के बीच जाएंगे, और मेरा मकसद है कि हम वक्फ कानून जो पास हुआ है पार्लियामेंट से 2025, उसके खिलाफ रिजाइन किया हूँ, तो उसकी लड़ाई मेरी पहली प्राथमिकता है। ये लड़ाई किससे होगी सर आपको? जी, ये लड़ाई किससे होगी? JDU से ही, या फिर BJP से, या फिर JDU BJP दोनों से? अब तो भाई अभी तो NDA जिसमें सारे 5 घटक दल हैं, अभी तो मैं पार्टी छोड़ा हूँ, तो अभी तो उन लोगों के टारगेट में मैं हूँ। तब तो ये तो पहले मैं चुनाव लड़ूंगा, तो किस रूप में लड़ूंगा, तो वो जब तय हो जाएगा तो फिर सामने कौन, जब जनता साथ है
तो फिर सामने कौन है वो माने नहीं रखता है। जनता का साथ होना चाहिए, जनता साथ है तो सामने कोई भी महारथी हो, जनता अगर उसको चाहेगी तो उसको भी धूल चटा देगी। जनता का साथ होना चाहिए, जनता का साथ होना चाहिए। सर, एक अभी हाल फिलहाल जैसे आपने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई चली, और इस लड़ाई में जो एक मुख्य भूमिका निभाई सोफिया कुरैशी, उनको लेकर के बीजेपी नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आतंकवादी थे उनकी बहन हैं। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य का एक मंत्री जो वन मंत्री है, समझ गए, और उनका नाम विजय शाह हैं। उन्होंने एक बयान जो अभी सोशल मीडिया में न्यूज़ में वायरल कर रहा है कि सूफिया कुरैशी को जो है आतंकवादियों की बहन का, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोदी जी का ये निर्णय था कि जो सोफिया कुरैशी हो या लेफ्टिनेंट ये जो है यूमिका सिंह हो, कि वही लीड करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को, और जो है डेली मीडिया को भी ब्रीफिंग इन्हीं को करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वन मंत्री हैं, तो ये मोदी जी के पर ही सवाल कर रहे हैं। तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करके, वो वन मंत्री है तो वो जानवरों के साथ वन में जंगल में उनको भेज देना चाहिए। और इसी में मोदी जी का लिटमस टेस्ट है कि आप कैसे जो है कैसे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिसको जो देश को लीड की। तो फिर वही बात हो गई, बीजेपी वाले हर चीज़ में जो हिंदू मुसलमान ढूंढते रहते हैं। जो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, एकदम होनी चाहिए, और कार्रवाई पहले करनी चाहिए। नहीं तो जितना सीज फायर में मोदी जी का फजीहत हुआ, आज उनके जितने अंधभक्त हैं सब ट्रोल हो रहे हैं, उन्हीं के लोग ट्रोल कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। तो आने वाले दिनों में और ख़राब होगा ये। क्योंकि कार्रवाई नहीं करेगी तो इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग हैं उसका जो हौसला वो अफजाई हो जाएगा। शपथ लिए हैं संविधान का, जो देश के लिए लड़ता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है, उसके लिए देश ही सब कुछ होता है। उसके बारे में एक संवैधानिक पद पर जो संविधान का शपथ लिया है कि हम बिना भेदभाव द्वेष के किसी जाति धर्म का ये किए हुए हम सबके लिए समान रूप से न्याय करेंगे, तो ऐसे लोगों को कोई चीज़ जो है कुर्सी पर बैठे रहने का हक है। और भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे लोग संवैधानिक पद पर, एक अनिल विज मंत्री है हरियाणा में, नोटबंदी के टाइम में जो है उनका बयान आया था उसके बाद कि इंडियन करेंसी नोट से महात्मा गांधी का फोटो वाला हटा देना चाहिए, उनके फोटो के कारण इंडिया का रुपया इतना गिर रहा है। और वो लोग आज भी मंत्री हैं, और ये लोग फिर जो है हर जगह ढिंडोरा पकेंगे, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंसू बहाएंगे। तो ये लोग जो है जो ये मंत्री हो, जो आपके विजय शाह अहमद पर, ये लोग गांधी जी के मानने वाले नहीं हैं, ये लोग गोडसे के मानने वाले लोग। इन लोगों को एक सेकंड भी पद पे नहीं रहने का चाहिए, और मोदी जी को इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। सर, ये अंतिम सवाल है, एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ है, पुल को लेकर के, निसंद्रा पुल को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, कहाँ होना चाहिए इसको? नहीं, ये जो इस पुल के लिए तो इनिशिएटिव मैं ही लिया, और उसके लिए मुख्यमंत्री से भी मिले थे। प्रगति यात्रा से पहले डीएम साहब उस वक्त जो आरसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेश जी पूरा सर्वे करवाए। सर्वे जो हुआ है वो चचरी पुल जहाँ है अभी, उससे थोड़ा, हाँ, जो असुरा घाट में चचरी पुल है उसके पूरब साइड में वही अलाइनमेंट लिया था। ये आरसीडी पथ निर्माण विभाग है, और फिर उस पार उसको लगभग 11.25 किलोमीटर पुल के उस पार
एक पथ निर्माण का सड़क आरसीडी का डीपीआर भी अलग से गया है, जो चंदरगांव के पास जाके टेरागाज बहादुरगंज रोड में मिलेगा। तो हम लोग तो जानते थे शुरू से कि वहीं बनना है, लेकिन बाद में ये सर्वे हुआ, सब कुछ किया, ये आरसीडी पथ निर्माण विभाग, बाद में जो है ये काम मिल गया, जो है पुल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, तो उसका डीजीएम बैठता है कटिहार में। बाद में मुझे जानकारी हुई जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेश जी से बात किए तो वो बताए कि जो है ये काम उनसे जब बात किए तो बोलता है हम लोग गए थे, सर्वे कर लिए, बाद में मट्टी जांच होने लगा, तो उस वक्त भी हम जो एमडी हैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के सबसे बड़े पद, उनको भी लिखित दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं, जो उसका डीजीएम कटिहार में बैठता है। लेकिन अभी जो मालूम हुआ कि परसों लोग आए थे तो 20 सूत्री की बैठक में भी मैं उठाया था कि इन लोगों ने जो आसूरा गांव, जो मंदिर से और पश्चिम जहां अंतिम तो रोड जहां ख़त्म होता है वहीं पर 2 बांस गाड़ा है। तो इस संबंध में कल भी डीएम साहब से बात हुई, तो वो लोग अपना कुछ टेक्निकल पॉइंट बताते हैं। कल फिर डीएम साहब से पुल निर्माण निगम से बात करते हैं और मैं खुद कल जा कर के उन लोगों से मिलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। मास्टर मुझे साहब थे, हमसे बात कर रहे थे अभी विभिन्न मुद्दों पर। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।